डेटालैंड में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज डेटालैंड में क्या हो रहा है। बोरिन ने विजार्ड जीपीटी बना दिया है, जो कि एक एआई मॉडल है जो मैजिकल बुक्स एंड स्क्रॉल पर ट्रेन हुआ है। विजार्ड जीपीटी मैजिक से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर बता पा रहा था और हमारे जितने भी विजार्ड हैं उनकी डे टू डे लाइफ इजी कर रहा था। बोरिन ने जो विजार्ड जीपीटी का एक्सेस सिस्टम बनाया था वो काफ़ी अनप्लान्ड तरीके से बनाया था। तो जिस भी जादूगर को विजार्ड जीपीटी यूज़ करना था उन्हें खुद बोरिन से पर्सनली जाके मिलना पड़ रहा था। फिर बोरिन उन्हें मैन्युअली एक एक करके एक्सेस दे रहा था। आइए कोड से समझते हैं बोरिन जादूगरों को कैसे एक्सेस दे रहा था। एग्जाम्पल लेते हैं। विजार्ड 1 और विजार्ड 2 बोरिन के पास विजार्ड जीपीटी का एक्सेस लेने आए। सबसे पहले हमने विजार्ड जीपीटी की नाम की एक क्लास बनाई। हम अज्यूम करेंगे विजार्ड जीपीटी का मॉडल एक अलग क्लास में है और ये करंट क्लास उसका वर्जन या की एक्सेस करने के लिए हेल्प करेगी। इस क्लास का काम ये भी होगा, जैसे ही हमारे पास नया मॉडल या नई की आएगी हम यूजर्स को नोटिफाई कर देंगे एक नया मॉडल आ गया है और अब वो नया मॉडल यूज़ कर सकते हैं। इस क्लास में हमारा एक प्राइवेट वेरिएबल होगा मॉडल की, जो कि हमारा करंट मॉडल स्टोर करेगा, और हम यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो बेसिकली हम इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले एक बेसिक मॉडल से। एक और फंक्शन बना देते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे बताएगा हमारा करंट मॉडल कौन सा चल रहा है। अब हम विजार्ड 1 पे आते हैं। हमने एक नई क्लास बनाई विजार्ड 1 और इसमें भी प्राइवेट वेरिएबल होंगे कि ये कौन सा करंट मॉडल यूज़ कर रहे हैं मॉडल की नाम से, और इस विजार्ड का नाम क्या है तो हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ऐड करेंगे नेम। हमने एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया है जो कि नेम एंड मॉडल नंबर से इनिशियलाइज कर देगा विजार्ड 1। एक और फंक्शन बना देंगे जो हमारे विजार्ड 1 की डिटेल्स दिखाएगा। सिमिलरली विजार्ड 2 के लिए भी सिमिलर कंटेंट आएगा विजार्ड 1 जैसा, एक कंस्ट्रक्टर और एक फंक्शन जो उसकी डिटेल्स दिखा देगा। अब देखते हैं बोरिन विजार्ड 1 और विजार्ड 2 को विजार्ड जीपीटी का एक्सेस देने के लिए विजार्ड जीपीटी की क्लास में क्या चेंजेस करेगा। बोरिन विजार्ड 1 एंड विजार्ड 2 के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करता है हमारी विजार्ड जीपीटी की क्लास में, एंड ये दोनों ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज हो जाते हैं। अब हम लिखते हैं एक नया मेथड अपडेट मॉडल की। जब भी हमारे पास नया मॉडल आएगा वो अपडेट करेगी हमारी करंट की को, एंड विजार्ड 1 एंड विजार्ड 2 को भी इस अपडेट के बारे में नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब विजार्ड 1 क्लास में हम अपडेट को हैंडल करने वाला मेथड लिख लेते हैं। सिमिलरली विजार्ड 2 क्लास में भी, एंड फाइनली हम अपडेट मॉडल की फंक्शन भी कंप्लीट करते हैं। अब हम एक नई क्लास इंट्रोड्यूस करते हैं विजार्ड जीपीटी सिस्टम, जो कि इनिशियलाइज करेगी हमारी विजार्ड जीपीटी की क्लास को एक बेसिक मॉडल के साथ, और हमारा विजार्ड 1 का नाम हो गया चंपू एंड विजार्ड 2 का नाम हो गया डम्पू। फिर हम देखेंगे हम करंट मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं और फिर हम अपने मॉडल को अपडेट कर देते हैं। हम आउटपुट में देख सकते हैं चंपू और डम्पू को भी नोटिफाई कर दिया गया अपडेट के बारे में और उन्होंने अप्रोप्रिएट एक्शन ले लिया है। बोरिन ने विजार्ड जीपीटी बना तो दिया, बट इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। रियलिस्टिकली देखें कोई भी मॉडल थोड़े टाइम के लिए फ्री रहेगा, फिर वो सब्सक्रिप्शन मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस अप्रोच की शॉर्टकमिंग्स क्या है। पहली प्रॉब्लम ये है कि टाइट कपलिंग होगी। विजार्ड जीपीटी की क्लास को हर कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए, और जब भी हमारे पास एक नया कस्टमर आएगा हम विजार्ड जीपीटी की क्लास को मॉडिफाई करेंगे। इससे दिक्कत क्या होगी, कोई भी एग्जिस्टिंग क्लास में अगर हम कभी भी चेंज कर रहे हैं तो हमसे गलती हो सकती है। सपोज़ बोरिन ने एक नए कस्टमर को ऐड तो कर दिया विजार्ड 3, बट उसको अपडेट वाले फंक्शन में नहीं ऐड किया। वो अपडेट वाले फंक्शन में मैन्युअली ऐड कर रहा है तो वो भूल भी सकता है,
एंड जब नया मॉडल आया तो हमारे विजार्ड 1 और विजार्ड 2 को नोटिफाई हुआ और वो नया मॉडल यूज़ कर पा रहे हैं, बट हमारा विजार्ड 3 नया मॉडल यूज़ नहीं कर पा रहा है। और ये भी हो सकता है कि विजार्ड 3 ने प्रीमियम का पैसा तो दिया है, पर वो अभी भी बेसिक मॉडल ही चला रहा है। मतलब मेरे को तो बहुत बुरा लगता अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता। प्लस ये मेथड ओपन क्लोज प्रिंसिपल को भी वायलेट कर रहा है, जो हमेशा कहता था कि कोई भी क्लास एक्सटेंशन के लिए ओपन रहनी चाहिए पर क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन रहनी चाहिए। बट यहाँ पे हमें हर कस्टमर को ऐड करने के टाइम पे अपनी क्लास को मॉडिफाई करना पड़ रहा है। एंड सेकंड प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि हमारे कस्टमर को एडवांस मॉडल नहीं चाहिए, उसका काम बेसिक मॉडल से ही हो रहा है। तो जब भी नया मॉडल आ रहा है हमारे कस्टमर को नोटिफाई कर दिया जा रहा है कि एक नया मॉडल आ गया है, आप कुछ करो। कस्टमर के पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो इस नोटिफिकेशन वाली चीज़ से बाहर निकल आए, कि उसे नहीं चाहिए नोटिफिकेशन नया मॉडल आ रहा है कि नहीं, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको सिर्फ बेसिक चलाना है। कुछ दिनों बाद ओरिन ने भी एक एआई मॉडल निकाल दिया जिसका नाम उसने विजार्ड सीख रखा। और उसने ये सोचा क्यों ना वो बोरिन के मॉडल में जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखे और एक बेहतर मॉडल बनाए। तो अब ओरिन सोचता है अपने यूजर्स के बारे में। तो यहाँ हमारे यूजर्स कर क्या रहे हैं, वो करंटली एग्जिस्टिंग मॉडल चला रहे हैं और उन्हें चाहिए जैसे ही सबसे लेटेस्ट मॉडल आए उन्हें नोटिफाई कर दिया जाए कि नया मॉडल आ चुका है। तो उसके बेसिस पे या तो यूजर अपना मॉडल अपडेट कर ले, या किसी यूजर को वो मॉडल नहीं चाहिए तो वो कोई और एक्शन ले ले। तो यहाँ पे हमारा यूजर जो कि विजार्ड है वो कर क्या रहे हैं, वो हमारे मॉडल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कब अपनी स्टेट बदलेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बेसिक से प्रीमियम हो जाएगा या प्रीमियम से कुछ और स्टेट में जाएगा और उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए इस बात की। अब हमने देखा बोरिन के केस में जो विजार्ड थे उनकी क्लास में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। विजार्ड 1 अपडेट मेथड का यूज कर रहा था अपने आप को बताने या नोटिफाई करने के लिए कि नया मॉडल की आ गई है। उसी तरह विजार्ड 2 अपडेट माई फंक्शन यूज कर रहा था। ये काफी गलत डिजाइन है, क्योंकि इस तरह जब विजार्ड 3 आएगा वो अपने मन से कोई नया फंक्शन बना दे अपडेट नाउ। यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे सिस्टम में। क्लासेस में सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन है कि उन्हें अपडेट करना है कि एक नया वर्जन की आ गई है, बट उस सेम फंक्शन का नेम इनकंसिस्टेंट है, हम कोई नेमिंग कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ रूल्स एनफोर्स करने पड़ेंगे। कॉमन स्ट्रक्चर या ये रूल्स को एनफोर्स कराने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। अगर आपने इंटरफेस बोला तो सही जवाब। तो यहाँ पे हम एक इंटरफेस डिक्लेयर करेंगे और जितनी भी हमारी विजार्ड क्लासेस होंगी वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। हमने ऑब्जर्वर नाम की एक इंटरफेस बनाई। अब ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा और जैसे ही उस चीज में कोई चेंज आएगा वो हमें अपडेट करेगा। तो यहाँ पे हम एक अपडेट फंक्शन बना रहे हैं। हमें किस बारे में अपडेट चाहिए, तो जो यूजर्स जो करंट मॉडल यूज कर रहे हैं उन्हें अपडेट चाहिए, जैसे ही नया मॉडल आएगा उसके बारे में अपडेट चाहिए और उसको यूज करने के लिए की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे अपडेट फंक्शन में एक तो होगा हमारा मॉडल, प्लस उस नए मॉडल को यूज करने का मे बी प्राइस डिफरेंट हो सकता है, तो एक सब्सक्रिप्शन होगा जो अपडेटेड प्राइस देगा। तो हम ये दोनों पैरामीटर भेजेंगे। अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर इंटरफेस बना लिया। नेक्स्ट आते हैं बोरिन के मॉडल में क्या गलती थी। बोरिन के मॉडल में विजार्ड को उसे पर्सनली जाके मिलना पड़ रहा था और अपना एक्सेस मांगना या रिवोक करवाना पड़ रहा था। अब ओरिन ने सोचा क्यों ना ऑप्शन ये हम यूजर्स को ही दे दें। तो वो घर बैठे ही खुद को अगर उन्हें नोटिफिकेशन चाहिए तो रजिस्टर करवा सके, और अगर उन्हें नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो अनरजिस्टर या रिमूव करवा सके। तो इसके लिए हम एक इंटरफेस बनाते हैं सब्जेक्ट नाम का। सब्जेक्ट इंटरफेस में पहला फंक्शन हो गया रजिस्टर ऑब्जर्वर। तो बेसिकली जिस भी ऑब्जर्वर या विजार्ड को नोटिफिकेशन चाहिए वो खुद को रजिस्टर करवाएगा। एंड सेकंड हो गया रिमूव ऑब्जर्वर। अगर उसको अब नोटिफिकेशन नहीं चाहिए अपडेट के बारे में तो वो खुद को रिमूव करवा लेगा। एंड यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाते हैं नोटिफाई ऑब्जर्वर। तो जैसे ही हम पे नया कोई भी चेंज आएगा हमें ऑब्जर्वर को नोटिफाई करना होगा कि हमारा चेंज हुआ है कुछ। तो उसके लिए ये फंक्शन यूज करेंगे। आप सोच रहे होंगे हमने सब्जेक्ट इंटरफेस बना लिया,
बट हमारे इस इंटरफेस को किसी क्लास को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तो वो क्लास कौन सी होगी? तो बोरिन की जैसे विजार्ड जीपीटी की क्लास थी, उसी तरह इक्विवेलेंट हम बनाएंगे यहाँ पे विजार्ड सीक की क्लास, जो कि इस सब्जेक्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। विजार्ड सीक की क्लास में 3 फंक्शन होना कंपलसरी है: रजिस्टर ऑब्जर्वर, रिमूव ऑब्जर्वर एंड नोटिफाई ऑब्जर्वर। हम एक एरे लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स भी बनाएंगे जो कि करंट ऑब्जर्वर्स का ट्रैक रखेगा। जब कोई ऑब्जर्वर रजिस्टर करेगा तो हम उसे इस लिस्ट में ऐड कर देंगे, एंड जब वो खुद को अनरजिस्टर करेगा हम उसे इस लिस्ट से रिमूव कर देंगे। जब हमें नए मॉडल का अपडेट मिलेगा उस समय जितने भी ऑब्जर्वर हमारे एरे लिस्ट में होंगे हम उन्हीं ऑब्जर्वर को नोटिफाई करेंगे इस चेंज के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इस डायग्राम में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरफेसेस के बिटवीन क्या रिलेशनशिप होगी। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ए एसोसिएशन एंड बी एग्रीगेशन। तो चलिए देखते हैं पहले एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन अगर हम सिर्फ मीनिंग देखें तो ज्वाइनिंग और वर्किंग विद अनदर पर्सन और ग्रुप। सिंपली हम किसी के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं। फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। एसोसिएशन इन यूएमएल डायग्राम रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्लासिफायर, एग्जांपल क्लासेस, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एक्सेट्रा, indicating that their instance can be connected to each other during execution। इसी डेफिनेशन को समझें तो एसोसिएशन अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो हैज अ और यूजेज रिलेशनशिप को बोला जाता है। जब दो क्लासिफायर मिलके काम करते हैं तो उसे एसोसिएशन बोलेंगे। क्लास ए क्लास बी के ऑब्जेक्ट को यूज कर रही है तो क्लास ए और क्लास बी के बीच में एसोसिएशन होगा, और हम इस एसोसिएशन को एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस एसोसिएशन में भी कैटेगरी होती है, एक यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन और दूसरा बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन। यूनिडायरेक्शनल पहले देखते हैं। इसमें सिर्फ एक क्लासिफायर को दूसरे क्लासिफायर के बारे में पता होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने केस लिया है, क्लास ए क्लास बी के ऑब्जेक्ट को यूज कर रही है, तो जो एरो का डायरेक्शन होगा वो क्लास ए की तरफ से क्लास बी की तरफ बनाया जाएगा, क्योंकि क्लास ए नोज अबाउट क्लास बी, बट क्लास बी को कोई अंदाजा ही नहीं है कि क्लास ए जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। दूसरा केस ये भी हो सकता है, जब क्लास बी क्लास ए के ऑब्जेक्ट को यूज कर रही है तब हमारा एरो क्लास बी से क्लास ए की तरफ होगा। अब आते हैं बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन में। इस केस में क्लास ए और क्लास बी दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता होगा, और क्लास ए के पास क्लास बी के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा, सिमिलरली क्लास बी के पास क्लास ए के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा। अब बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन के क्लासिक एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारे पास दो क्लास है, स्टूडेंट एंड कोर्स क्लास। और इसमें क्या होगा, जो भी स्टूडेंट कोई भी कोर्स में एनरोल करता है उसे कोर्स के बारे में नॉलेज होती है, और सिमिलरली हमें कोर्स से पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट इसमें एनरोल्ड। अब आप समझ गए होंगे एसोसिएशन क्या होता है, और एक तरह से हम ऑब्जर्वर का रेफरेंस अपने सब्जेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में रख रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में एसोसिएशन का रिलेशनशिप होगा। अब समझते हैं जो दूसरे तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन पे आते हैं। तो अगर हम इसका सिंपल मीनिंग देखें, द फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स इनटू क्लस्टर, ये कह रहा है कि हम बहुत सारी चीजें मिला के एक गुच्छा सा बना देते हैं। देखते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। एन एग्रीगेशन रिलेशन shows a classifier as a part or subordinate to another classifier। एग्रीगेशन स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन ही है जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से हम एक क्लास की ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास की ऑब्जेक्ट में मिला के एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि हमारे केस में क्लास ए में क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, तो एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो गया। एग्रीगेशन जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, अगर क्लास ए से क्लास बी की तरफ एग्रीगेशन होगा, सो इसका मतलब ये है कि क्लास ए में क्लास बी का रेफरेंस है, प्लस क्लास बी का ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब अगर क्लास ए का ऑब्जेक्ट हम डिस्ट्रॉय भी कर दें, क्लास बी का अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एग्रीगेशन का सिंपल एग्जांपल हो सकता है, हमारे पास एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक हैं। अब किसी वजह से हमारी लाइब्रेरी बंद कर दी गई,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बुक्स भी बंद हो जाएंगी। बुक्स तब भी एग्जिस्ट करेंगी। एक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक हो सकती हैं, बट लाइब्रेरी बंद होने के बावजूद बुक्स लाइब्रेरी के बाहर भी हो सकती हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप देखें बिटवीन अ हाउस एंड रूम, तो ये रिलेशनशिप एग्रीगेशन नहीं कहलाएगी। ऐसा क्यों? एक घर में 4 कमरे हो सकते हैं, 5 कमरे हो सकते हैं, बट रूम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक रूम भी बनाते हैं तो वो एक 1 BHK हाउस, हाउस डिस्ट्रॉय होते ही मतलब रूम भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ये एग्रीगेशन नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में हम एग्रीगेशन रिलेशनशिप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है सब्जेक्ट से। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम अपने डायग्राम में एसोसिएशन ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलिए कोड पे वापस आते हैं, और अब हम एक और वेरिएबल ऐड करेंगे जो हमारा करंट मॉडल कौन सा हम यूज कर रहे हैं वो स्टोर करेगा। हम कंस्ट्रक्टर भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये हमारी एरे लिस्ट एंड मॉडल को इनिशियलाइज करेगा। रजिस्टर ऑब्जर्वर, सिंपल, हम ऑब्जर्वर को लिस्ट में ऐड कर देंगे। रिमूव ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्वर को लिस्ट से निकाल देंगे, बट एक चेक लगाएंगे कि हम वही ऑब्जर्वर निकाल पाए जो लिस्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। अब आते हैं नोटिफाई ऑब्जर्वर पे। बट हाँ, इससे पहले एक फंक्शन बनाते हैं अपडेट मॉडल की। जब भी हमारे पास न्यू मॉडल आएगा, ये फंक्शन कॉल करेंगे, और इसमें हम मॉडल की अपडेट करेंगे एंड नोटिफाई ऑब्जर्वर को करेंगे। एक और चीज जो हमने मिस कर दी, हमने मॉडल तो अपडेट कर दिया, बट न्यू मॉडल का सब्सक्रिप्शन प्राइस नहीं अपडेट किया। एक नया इंस्टेंस वेरिएबल ऐड करते हैं, सब्सक्रिप्शन प्राइस। अब फाइनली आते हैं हम नोटिफाई ऑब्जर्वर फंक्शन पे। यहाँ ऑब्जर्वर लिस्ट पे हम इटरेट करेंगे एंड हर ऑब्जर्वर के लिए उसका अपडेट मेथड कॉल करेंगे। अब ऑब्जर्वर इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। हमारी विजार्ड 1 क्लास इम्प्लीमेंट करेगी ऑब्जर्वर को। हम अपडेट फंक्शन एंड इंस्टेंस वेरिएबल ऐड करेंगे। हमें सब्जेक्ट का भी रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, ताकि हमारा करंट ऑब्जर्वर खुद को रजिस्टर और अनरजिस्टर कर पाए। यहाँ पे अब पावर यूजर के हाथ में है कि जब उसका मन करे वो रजिस्टर कर ले, जब उसका मन करे वो अनरजिस्टर कर ले। हमारे पहले बोरिंग के केस की तरह नहीं कि यूजर को बार बार बोरिंग पे जाना पड़ रहा था खुद को रजिस्टर या अनरजिस्टर करवाने के लिए। अपडेट फंक्शन में बेसिक कंडीशन लगा दी है फॉर द फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पे हम कुछ कंडीशन फ्यूचर में आके लिखेंगे। अब हम विजार्ड 2 इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जो कि सिमिलर होगा विजार्ड 1 के। बस इसमें एक चेंज होगा, विजार्ड 2 ने ये कंडीशन डाली है कि जब भी सब्सक्रिप्शन का प्राइस 75 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपने मॉडल को अपडेट नहीं करेगा। जो पुराना मॉडल जिस पे वो एग्जिस्ट करता है वो उसी पे रहेगा। एक हेल्पर फंक्शन ऐड करते हैं जो हमारे करंट स्टेट को प्रिंट कर देगा। मैंने अभी रियलाइज किया, जो ये हमारी इफ कंडीशन है ये रिडंडेंट है, ये हटा भी सकते हैं। अब सभी चीज़ों को जोड़ने के लिए हम एक विजार्ड सीक सिस्टम क्लास बनाएंगे। हमने यहाँ विजार्ड सीक की क्लास को इनिशियलाइज कर लिया है विद बेसिक मॉडल एंड 0 सब्सक्रिप्शन वैल्यू। विजार्ड 1 एंड विजार्ड 2 को भी इनिशियलाइज कर दिया गया है, और एक नया वर्जन हमने निकाल दिया है मॉडल का। कुछ और नए वर्जन निकाल लेते हैं ताकि हम इजीली अपडेट को चेक कर सकें। विजार्ड 1 और विजार्ड 2 के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हम मॉडल की को एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं। अब एक और विजार्ड को ऐड करते हैं, विजार्ड 3। विजार्ड 3 के केस में हमारी ये कंडीशन है कि जब भी सब्सक्रिप्शन का प्राइस 75 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाएगा, तो विजार्ड 3 बोलेगा मैं खुश हूँ 75 में ही, और मुझे नए मॉडल का आने का नोटिफिकेशन भी नहीं चाहिए, तो वो खुद को नोटिफिकेशन वाले लिस्ट से रिमूव कर देगा। एंड
काफ़ी प्राइस बढ़ाने की वजह से लोगों का बड़ा बुरा फीडबैक आया, तो उन्होंने वापस से प्राइस कम कर दी। रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ एक एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया विजार्ड 2 के केस में, बट फिर तब भी एनालाइज करते हैं। सो यहाँ विजार्ड 1 एंड विजार्ड 2 को बेसिक मॉडल मिल जा रहा है 1.0, एंड सिमिलरली हमें प्रीमियम वर्जन भी मिल रहा है 75 रुपये का, एंड अल्ट्रा प्रीमियम भी मिल जा रहा है 100 रुपीज़ का। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि विजार्ड 2 का मॉडल अभी भी 75 पे ही रुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने चेक लगाया था कि 75 से ऊपर होगा तो मैं पुराने मॉडल या करंट मॉडल पे ही रहूँगा। एंड अगेन जैसे मॉडल का प्राइस 50 हुआ, हमने ये चेक नहीं लगाया कि डाउन लेवल हो सकता है कि नहीं, तो इसलिए विजार्ड 2 का भी 50 हो गया। अब हम विजार्ड 3 को भी ऐड करते हैं एंड कोड रन करते हैं, क्या लगता है क्या होगा। और यहाँ हमने एक एक्सेप्शन एनकाउंटर कर लिया है कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन का। तो ये समझते हैं कि ये क्यों आया। तो करंटली हमारे पे 3 विजार्ड हैं, W1, W2 एंड W3, एंड हमारी एक एरे लिस्ट है जो इन ऑब्जर्वर्स को स्टोर करके रखती है, तो उसमें भी है W1, W2 एंड W3। करते हैं, हम करंटली 75 जब हमारे मॉडल का प्राइस था हम उस स्टेट में हैं, एंड नेक्स्ट हमारी कॉल होगी अल्ट्रा प्रीमियम के लिए जिसका प्राइस है 100। हमारी कॉल जाएगी नोटिफाई ऑब्जर्वर फंक्शन को, एंड यहाँ पे हम W1 को पॉइंट कर रहे हैं, तो W1 अपने अपडेट फंक्शन को कॉल करेगा। सो W1 हमारे विजार्ड 1 का ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है पैसे की, तो उन्होंने डायरेक्ट अपडेट कर दिया कि कितना भी हो मेरे को तो अपडेट करना है। तो इसीलिए हम ये आउटपुट में देख पा रहे हैं W1 currently using वर्जन अल्ट्रा प्रीमियम विद फीस ₹100। अब W1 के अपडेट के बाद हम वापस आएंगे नोटिफाई यूजर में, एंड अब हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है W2 को। सिमिलरली W2 जो कि विजार्ड 2 है उसका अपडेट फंक्शन कॉल होगा, और हमारा और न्यू सब्सक्रिप्शन प्राइस 75 से ज़्यादा है तो हम अपडेट नहीं करेंगे। इसीलिए हमें जो मैसेज दिख रहा है W2 currently using वर्जन प्रीमियम विद फीस ₹75। सिमिलरली हम नोटिफाई ऑब्जर्वर में वापस आएंगे, और अब हमारा पॉइंटर W3 पे है और इसका अपडेट फंक्शन कॉल किया जाएगा। और जैसा हमने डिफाइन किया है, अगर सब्सक्रिप्शन प्राइस 75 रुपये से ज़्यादा है तो विजार्ड 3 बोलेगा कि मेरे को कोई नया अपडेट नहीं चाहिए, एंड वो खुद को रिमूव कर लेगा इस लिस्ट से। तो हमारी जो लिस्ट है नोटिफाई ऑब्जर्वर में, उसमें से W3 रिमूव हो जाएगा। तो जब हम नोटिफाई ऑब्जर्वर में वापस आएंगे तो W3 तो रिमूव हो चुका है, एंड जो उसको पॉइंट कर रहा था वो देखेगा कि अरे मेरा एलिमेंट दिख ही नहीं रहा जिसको मैं पॉइंट कर रहा था। तो हम ना ही आगे बढ़ पाएंगे कि चेक कर ले नेक्स्ट एलिमेंट क्या है या ये एरे का एंड है, इसलिए हमें ये एक्सेप्शन थ्रो किया जाता है। तो अब किया क्या जा सकता है, तो इसका सोल्यूशन एक कॉन्करेंसी करके टॉपिक है, तो वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बट अभी क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास जावा में कॉन्करेंसी पैकेज के अंदर ही एक नई लिस्ट है कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। तो ये क्या करती है कि हमारी जो लिस्ट है उस पर जब भी कोई भी राइट ऑपरेशन होगा तो ये पहले उसकी एक कॉपी बनाएगी, एंड उस कॉपी में जो भी ऑपरेशन हुआ वो चेंज होगा, एंड देन वो हमारे ओरिजिनल को रिप्लेस कर देगी उस कॉपी से। तो हम ये अपने कोड में यूज़ करेंगे ताकि हमें ये कॉन्करेंसी रिलेटेड इशू ना आए। अब फाइनल आउटपुट देखते हैं, एंड हमारे प्रीमियम वर्जन के लिए 75 रुपये की फ़ी के लिए हमारे W1, W2 एंड W3 तीनों को नोटिफिकेशन गया, एंड उन्होंने अपना अपडेट फंक्शन चलाया, एंड तीनों अभी प्रीमियम विद फीस ₹75 यूज़ कर रहे हैं। देन हम अल्ट्रा प्रीमियम ले आते हैं। W1 पे बहुत पैसा है, उसने वो यूज़ करना शुरू कर दिया है। W2 अभी भी 75 कर रहा है यूज़, एंड W3 ने खुद को रिमूव कर दिया है, एंड एक नोटिफिकेशन आ गया हमें कि रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, नाउ वी वोंट गेट द अपडेट्स। एंड W3 का करंट वर्जन जो था 75 वो हमने प्रिंट कर दिया। नाउ हमने नया अपडेट भेजा जो कि था कंपनी मर्सी वाला एंड 50 रुपये वाला। तो अब W1 एंड W2 को ही ये अपडेट गया है,
एंड W3 को ये अपडेट नहीं गया है। इसी के साथ हमारा ऑब्जर्वर पैटर्न कंप्लीट होता है। तो अगर सिंपल समझ में बोले तो ऑब्जर्वर पैटर्न बोलता क्या है, जो ऑब्जर्व करेगा, ध्यान देगा, उसी को चीज़ें दिखेंगी, चमकेंगी, नोटिफाई होंगी। जो नहीं करना चाहेगा ऑब्जर्व, उसे दिखेगा ही नहीं।